हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचरा लर्निंग। और आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने बेसिक्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी को। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बायोस्फीयर के बारे में बात की थी। इस वाले लेक्चर में हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में बात करने वाले हैं। लिथोस्फीयर का कुछ कॉन्सेप्ट जो थे मैंने वो आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानेंगे, इसके बाद हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। बायोस्फीयर का एक कंपोनेंट है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के अंदर आते हैं कॉन्टिनेंट्स। अब हम उनकी बात करते हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स और ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो बहुत बड़ी वाटर बॉडी है उससे सेपरेटेड है। यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अब हम इसको जो है मैप पे देखेंगे और मोस्टली बहुत सारा लैंड मास जो है वो हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही कवर्ड है। सदर्न हेमिस्फीयर में मोस्टली हमको वाटर बॉडीज देखने को मिलती हैं। अब हम यहाँ पर मैप को स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने जैसा बताया था कि नॉर्थ अमेरिका है, इधर ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले एशिया आता है, फिर अफ्रीका आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका आता है, फिर साउथ अमेरिका आता है, फिर अंटार्कटिका आता है, फिर उसके बाद यूरोप आता है और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये हैं सारे लैंड मास के हिसाब से। अब हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें, सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड देन अंटार्कटिका। तो इन सब तरीके से इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम इन सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में सेपरेटली बात करते हैं। एशिया एक लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। इसने टोटल 1/3 एरिया को कवर कर रखा है। कॉन्टिनेंट है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, जो मेरा अगला लेक्चर आएगा लॉन्गिट्यूड वाला, आप उसमें समझ सकते हैं कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है। इस वाले कॉन्टिनेंट से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप और एशिया को सेपरेट करने वाला जो माउंटेन है वो है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन पड़ता है और फिर वहां से जो है वो सेपरेट होता है यूरोप और एशिया। द कंबाइंड लैंडमास, जो कंबाइंड लैंडमास है यूरोप और एशिया का, हम उसको यूरेशिया कहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर यूराल माउंटेन है और कहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे बात करें यहाँ पर हम, तो ये है हमारा एशिया, ये है एशिया और इधर साइड पड़ता है हमारा यूरोप। तो यहाँ बेसिकली होता क्या है कि हमें ये देखने को मिलता है कि इस तरफ जो है वो यूराल माउंटेन देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो दो लैंड मासेस हैं, दो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये वाटर बॉडी से सेपरेटेड नहीं है। इसको सेपरेट करने के लिए एक माउंटेन का इस्तेमाल किया गया है जो है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन के जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर हमको यूरोप देखने को मिलता है और ईस्टर्न पार्ट में हमको एशिया देखने को मिलता है। तो ये है एशिया का कॉन्टिनेंट और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ। फिर उसके बाद में हम डिटेल स्टडी करेंगे इस पूरे एशिया के मैप को और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी से रिलेटेड वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं जो है यूरोप। यूरोप इज अ मच स्मॉलर देन एशिया। एशिया के कंपेरिजन में यूरोप जो है वो बहुत छोटा है। कॉन्टिनेंट लाइज इन टू द वेस्ट ऑफ द एशिया। ये कॉन्टिनेंट वेस्ट ऑफ द एशिया, वेस्ट ऑफ द यूराल माउंटेन पड़ता है। से क्या पास होता है, यूरोप से पास होता है आर्कटिक सर्कल। इट इज बाउंड बाई वाटर बॉडी। ये बाउंड है वाटर बॉडी से 3 साइड से, मतलब कि इसकी जो कवर्ड है ये 3 साइड से वाटर बॉडीज से कवर्ड है। इसके बाद में हम इसको मैप में एक बार देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कौन सी वाटर बॉडी से ये कवर्ड है। सो दिस इज द मैप ऑफ द यूरोप। तो जिसमें यहाँ समझ में आता है कि ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ आर्कटिक सर्कल है, इधर से अटलांटिक ओशन है और यहाँ से भी कुछ नॉर्दर्न सी एंड बाल्टिक सी हमें देखने को मिलता है। तो दिस इज अ मैप ऑफ यूरोप एंड यहाँ से समझ में आ रहा होगा रशिया, इसका थोड़ा सा रशिया का पार्ट, मतलब ये वाला एरिया जो है वो भी ये हमारा यूराल माउंटेन है। ये हमारा यूराल माउंटेन है, इधर से पूरा क्या है एशिया है और ये वाला एरिया सारा यूरोप है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे जो है अफ्रीका में मेंशन है। अफ्रीका क्या है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर द एशिया। तो सबसे पहले कौन सा है, सबसे बड़ा जो है एशिया है, सेकंड हमारा अफ्रीका आता है। यहाँ से इक्वेटर पास होती है और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका जो बहुत बड़ा पार्ट है अफ्रीका का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ से कौन कौन सी लाइन पासेस होती है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, यहाँ से इक्वेटर पास होती है और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। तो यहाँ से क्या, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ हमें सहारा डेजर्ट देखने को मिलता है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है।
इट लोकेटेड एट द अफ्रीका, द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड। ये कॉन्टिनेंट जो है वो चारों तरफ से ओशियंस और सीज जो है उनसे घिरा हुआ है। इसकी जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, यहाँ पर ही हमें नाइल देखने को मिलती है जो अफ्रीका से पास होती है। तो दिस इज अ मैप ऑफ द अफ्रीका। इस साइड हमें सारा सहारा डेजर्ट देखने को मिलता है, यहाँ से नाइल नदी देखने को मिलती है, और इतना पोर्शन कम से कम कवर्ड है हमारा सहारा डेजर्ट से, और यहाँ से जाती है नाइल रिवर। तो मैप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हॉर्न बना होता है, हॉर्न के, तो इसके मैप की भी हम डिटेल स्टडी जो है वो अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो सीरीज आएगी उसमें हम करेंगे। हर एक मैप को, हर एक कॉन्टिनेंट को हम अच्छी तरह समझेंगे। हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका क्या है? नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। वो क्या है? थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा एशिया, सेकंड अफ्रीका एंड थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका से लिंक्ड है विद द इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस क्या होता है वो भी हम अपनी अभी आगे समझेंगे, कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं हम उनसे समझेंगे। इस्थमस क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, हम इन सब चीज़ों को समझने वाले हैं। इसके बाद में ये जो कॉन्टिनेंट है ये नर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। नर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, ये हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो मेरा आगे वाला लेक्चर है। नॉर्थ अमेरिका का मैप, और इस मैप में क्या है, यहां से ये है पैसिफिक ओशियन, यहाँ ये अटलांटिक ओशन, और ऊपर से क्या है, आर्कटिक ओशन है। तो ये है हमारा मैप, और ये है इस्थमस ऑफ पनामा। तो साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है नॉर्थ अमेरिका। तो दिस इज अ मैप। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आता है वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज इन द मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर। ये मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ इसमें हमें वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एंडीज माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, और ये किस तरह, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है जो नॉर्थ टू साउथ पूरे साउथ अमेरिका को कवर्ड करता है। इसमें हमें वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर देखने को मिलती है जिसका नाम है अमेजन। अब वो मैं इसको आपको मैप में शो कर देती हूँ किस तरीके से कहाँ पर है। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है वो है एंडीज माउंटेन। इतनी रेंजेस हमारी एंडीज माउंटेन की यहाँ से जा रही है ये पूरी, और यहाँ से अमेजन रिवर जो है वो बहती है। तो हम इनको भी स्टडी करेंगे आगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आता है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर का ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इट इज सराउंडेड बाय द साइड्स ऑफ ओशियंस एंड सीज, जिसे हम एक तरह का क्या है, ये एक तरह का आइलैंड कॉन्टिनेंट कहलाता है। ये एक तरह का क्या है, आइलैंड कॉन्टिनेंट कहलाता है, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। इसके बाद जैसे ये इसका मैं आपको दिखा देती हूँ मैप ऑस्ट्रेलिया का। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप, जिसमें आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये है ऑस्ट्रेलिया, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये क्या है, ये हमारे आइलैंड कॉन्टिनेंट है, इसीलिए यहाँ पर इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट बोला गया है। अब हम अपने लास्ट कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं, जो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में हमें कोई पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये सारा का सारा जो है वो आइस से कवर्ड है, और यहाँ पर हमको बहुत कम टेम्परेचर देखने को मिलता है। पर ह्यूमन सेटलमेंट बिल्कुल भी ना के बराबर है। यहाँ पे सिर्फ रिसर्च स्टेशन देखने को मिलते हैं। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज, ये कहाँ पर है, ये साउथ पोल में हमें देखने को मिलता है, और ये लोकेटेड है साउथ पोलर रीजन में। ये परमानेंटली कवर्ड रहता है थिक आइस शीट से। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर कोई भी हमको परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट देखने को नहीं मिलती है। कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज के यहाँ पर रिसर्च स्टेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें से इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, जो रिसर्च स्टेशन का नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ये दो रिसर्च स्टेशंस हैं जो इंडिया के अंटार्कटिका में बने हुए हैं। तो ये है अंटार्कटिका का डायग्राम। आप यहाँ से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में लाई है। यहाँ पर कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट देखने को नहीं मिलती है। आई होप आपको सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब समझ में आ गए होंगे। इसमें जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम कुछ आगे समझेंगे, और कुछ इसी वाले लेक्चर में टर्मिनोलॉजी वाले सेक्शन में समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ बायोस्फीयर के बारे में, जो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या है? हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है ऐसा स्फीयर जहां पर हमें वाटर देखने को मिलता है। जैसे मैंने बात बताया था आपको, यदि हम कहीं भी वाटर की बात करेंगे तो वो किससे रिलेशन होगा, उसका रिलेशन होगा हाइड्रोस्फीयर से।
द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि 71% जो अर्थ है वो कवर्ड है वाटर से और 29% जो है वो लैंड से कवर्ड है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर। हाइड्रोस्फीयर में वाटर आते हैं, कोई भी फॉर्म के हो सकते हैं, चाहे वो आइसबर्ग्स आइस के फॉर्म में हो सकते हैं, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो जैसा यहाँ पे मेंशन्ड है कि वो रनिंग वाटर के रूप में भी हो सकते हैं ओशंस में, एंड रिवर के फॉर्म में भी, लेक्स के आइस एंड ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये सारी कंपोनेंट जो है वो किस में आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं हाइड्रोस्फीयर के अंदर। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशंस। 97% हमें वाटर ओशंस में देखने को मिलता है। ये जो है ये बहुत सॉल्टी है फॉर द ह्यूमन यूज। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर्स। बाकी जो बचा हुआ ग्लेशियर है जो ह्यूमंस के लिए फिट है वो है आइस शीट्स की फॉर्म में और ग्लेशियर्स की फॉर्म में, और कुछ अंडरग्राउंड वाटर है, और ये बहुत कम परसेंटेज में हमें देखने को मिलता है। ये फ्रेश वाटर है जो ह्यूमंस के लिए फिट है, ह्यूमन यूज। हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तब भी हम यहाँ पर शॉर्टेज फील करते हैं, शॉर्टेज है यहाँ पर वाटर की। क्यों है? क्योंकि फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। 97% जो वाटर है वो ओशंस के फॉर्म में मिलता है जो सॉल्टी है, नॉट फिट फॉर ह्यूमंस यूज। उसको ह्यूमंस जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो जैसा ये है अर्थ, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये अर्थ देखने को मिल रही है। इस अर्थ में क्या है, यहाँ पर पूरा इतना ओशन है, इतना लैंड मास देखने को मिलेगा, फिर इतना यहाँ पर ओशन है, यहाँ पर आइसबर्ग्स और ये सब चीजें, मतलब मोस्ट ऑफ द अर्थ जो है वो कवर्ड है वाटर से, कुछ लैंड मास हमें देखने को मिलता है। तो हाइड्रोस्फीयर में हमारे पास आता है, सबसे पहले बात करते हैं हम ओशंस के बारे में। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ओशंस क्या है, मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर के। दे आर इंटरकनेक्टेड, सारे के सारे ओशंस जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। यदि आप पैसिफिक ओशन में खड़े हो गए तो आप अटलांटिक में भी जा सकते हैं और इंडियन ओशन में भी जा सकते हैं, सदर्न में भी जा सकते हैं और आर्कटिक सर्कल पर भी जा सकते हैं। ओशन वाटर आर ऑल्सो ऑलवेज मूविंग। ओशन वाटर क्या होते हैं, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। 3 चीफ मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं ओशन वाटर के, जिसमें से पहला है ओशन करंट्स की फॉर्म में, सेकंड वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल मूव करते हैं, एंड थर्ड टाइड्स की फॉर्म में मूव करते हैं। हमारे पास टोटल 5 ओशंस हैं, जिसमें से फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन, देन अटलांटिक ओशन, सबसे बड़ा ही पैसिफिक ओशन है, फिर अटलांटिक ओशन है, फिर इंडियन ओशन है और सदर्न ओशन है, फिर इसके बाद में सबसे छोटा आर्कटिक ओशन हमें देखने को मिलता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारे वाटर है उसका मूवमेंट, हमें जो ओशंस है उसका मूवमेंट हमको ओशन करंट या फिर वेव्स के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि जो इसका मूवमेंट है, देखिए यहाँ देखने को मिल रहा है, इसका मूवमेंट जो है वो वेव्स की फॉर्म में है, या फिर यहाँ से जब विंड मूव करेगी तब ये भी मूव करेंगे साथ के साथ। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम सारे के सारे ओशंस जो हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे और उनको डायग्राम से भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो ओशन आता है हमारे पास वो है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, इट इज स्प्रेड 1/3 ऑफ द अर्थ। ये सबसे बड़ा हमें देखने, ये सबसे बड़ा ओशन है, ये 1/3 ऑफ द अर्थ को कवर करता है। ये पैसिफिक ओशन में हमको मैरियाना ट्रेंच देखने को मिलता है। डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ जो पैसिफिक ओशन में ही है। इसकी शेप जो है वो कैसी है, ओ शेप्ड की है। इसकी शेप ऑलमोस्ट सर्कुलर, मतलब ओ शेप की हमें देखने को मिलती है। इस ओशन से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका कवर्ड सराउंडेड है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं डायग्राम से कि कैसे ये एक सर्कुलर शेप बनाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये कैसा बना रहा है, ये एक ओ शेप्ड बना रहा है। कैसे, यहाँ से पूरा मैं यदि इसको अंडरलाइन करूँ तो ये समझ में आ रहा होगा ये कैसा बना रहा है, ओ शेप्ड बना रहा है। यहाँ पर इसके चारों तरफ लगे हुए हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसीलिए इसकी एक ओ शेप्ड बनी हुई है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ओशन पे जो है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन एक सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है इन द वर्ल्ड। इसकी जो शेप है वो एच शेप्ड है। तो एच शेप्ड कैसी है वो आप एक बार देख लीजिए। एच शेप्ड है ये, तो जैसे यहाँ पर हमें एक एच शेप्ड इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको हल्की हल्की दिखने को मिल रही होगी इस तरीके से। तो ये क्या है, अटलांटिक ओशन हमारा एच शेप्ड का है। इससे लगने वाले जो कॉन्टिनेंट हैं वो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका।
तो ये 4 देश जो हैं वो इसके साथ लगे हुए हैं, ठीक है, 4 कॉन्टिनेंट इसके साथ लगे हुए हैं। अब अटलांटिक ओशन जो है इसके वेस्टर्न साइड पे हमें नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका देखने को मिलता है और इसके ईस्टर्न साइड पे हमको यूरोप और अफ्रीका देखने को मिलता है। इसी प्रकार मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है उसके ईस्टर्न साइड पर हमको अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है और यूरोप और एशिया के वेस्टर्न साइड पर हमको अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बोला गया है द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंटेंडेड, मतलब जो इसकी कोस्ट लाइन है वो कैसी है, हाईली इंटेंडेड है। इसके जो यहाँ पर हमको नेचुरल हार्बर देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें पोर्ट्स भी देखने को मिलती हैं नेचुरल, ये बिजिएस्ट ओशन कहलाता है। अब इसके बाद जो थर्ड ओशन आता है वो है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन, इंडियन ओशन एक अकेला ओशन है जिसका खुद का नाम एक कंट्री के ऊपर है, इंडिया के ऊपर। द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर, इसकी जो शेप है वो कैसी है, ट्राइंगुलर है। इन द नॉर्थ इज बाउंडेड बाय द एशिया, इन द वेस्ट ही बाउंडेड इट्स बाउंडेड बाय द अफ्रीका एंड द ईस्टर्न साइड इट इज बाउंडेड बाय द ऑस्ट्रेलिया। क्या कह रहा है देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार इसको डायग्राम के थ्रू। तो ये जो है ये मैप है हमारा इंडियन ओशन का, जो इस तरीके से हमको ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलता है। इसके ऊपर की साइड नॉर्थ साइड क्या है, एशिया है, वेस्टर्न साइड क्या है, अफ्रीका है और यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो 3 ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर कौन कौन से एडजेसेंट कॉन्टिनेंट हैं, वो है एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। बाद हम नेक्स्ट ओशन के बारे में बात करते हैं जो है सदर्न ओशन। सदर्न ओशन क्या कहता है, सदर्न ओशन कहता है कि जो सदर्न ओशन है वो एनसर्कल्ड है द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंडेड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो ये जो है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर पड़ता है। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने आगे वाले चैप्टर में, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया है, जिससे आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 60 डिग्री कहाँ पर है, कौन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होते हैं। इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि जो सदर्न ओशियन है उसके आसपास हमको इस तरीके के आइसबर्ग्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ओशन पे जो है आर्कटिक ओशन। तो जो आर्कटिक ओशन है इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडेड द नॉर्थ पोल। ये सराउंडेड है नॉर्थ पोल के, मतलब सदर्न ओशन जो है वो साउथ पोल के सराउंडेड है और जो आर्कटिक ओशन है वो नॉर्दर्न पोल के सराउंडेड है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन, ये कनेक्टेड है विद द पैसिफिक ओशन। ये एक नैरो ट्रेंच जो है उससे कनेक्टेड है, वो नैरो ट्रेंच है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट है 2 देशों के बीच में, एक है रशिया एंड सेकंड इज नॉर्थ अमेरिका का अलास्का वाला रीजन जो है और एशिया का रशिया वाला जो रीजन है, उन दोनों के बीच में ये बेरिंग स्ट्रेट हमें देखने को मिलता है। स्ट्रेट क्या होता है वो भी अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी। इट इज बाउंडेड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट, ये बाउंडेड है विद द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ठीक है, तो ये हमें नॉर्दर्न साइड में देखने को मिलता है, बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास देखने को मिलेगा। तो किस तरीके का होता है, ये कोई लैंड मास से कवर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक ओशन है। तो इसका डायग्राम जो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि जो ओशंस हैं उसके ऊपर ही इस तरीके की हमें आइस शीट्स देखने को मिलेगी। तो अब हमने अपना बायोस्फीयर का सेकंड कंपोनेंट जो है हाइड्रोस्फीयर उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने थर्ड कंपोनेंट पर आए हैं जो है एटमॉस्फेयर, जिसमें हम एयर की बात करते हैं। तो एटमॉस्फेयर को समझ लेते हैं एक बार। तो अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या होता है, द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ गैसेस। अर्थ जो है वो सराउंडेड है बाई अ लेयर ऑफ गैसेस, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये जो थिन ब्लैंकेट है एयर की, ये एक इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे प्लैनेट के लिए, क्योंकि ये एक यूनिक फीचर है जो सिर्फ एक अर्थ पे देखने को मिलता है। बहुत सारे प्लैनेट्स पे हमको एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिलता है। यही एयर जो है हम इस एयर की हेल्प से सांस ले सकते हैं और ये हमको क्या करती है, ये हमको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेजेस। एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। जो बेसिकली एटमॉस्फेयर है वो फैला हुआ है 1600 किलोमीटर तक। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू, हमने एटमॉस्फेयर को डिवाइड कर रखा है 5 लेयर से, जो बेस्ड है ऑन देयर कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और कुछ अदर प्रॉपर्टीज से।
तो यहाँ पर दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये जो लेयर्स हैं स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के पास में जो सबसे पहली लेयर हमें देखने को मिलती है ट्रोपोस्फियर। कौन सी लेयर देखने को मिलती है? हमें सबसे पहली लेयर देखने को मिलती है ट्रोपोस्फियर। सेकेंड स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। हम यदि बात करें स्पेसिफिकली एटमॉस्फेयर के बारे में, तो एटमॉस्फेयर में हमें नाइट्रोजन देखने को मिलती है, ऑक्सीजन देखने को मिलती है, 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर मिलती है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड ये 1% बाई वॉल्यूम है। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल और नाइट्रोजन हेल्प। ऑक्सीजन जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उससे सांस लेते हैं, और नाइट्रोजन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हेल्प करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट इज इम्पॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत कम मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है क्योंकि ये हेल्प करती है जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होते हैं उनको ऑब्जॉर्ब करने में, और इससे हमारा जो प्लैनेट है वो वार्म रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रोथ में हेल्प करती है प्लांट्स की। जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, ये वेरी करती रहती है विद द हाइट। जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी भी वेरी करेगी। ये मैक्सिमम होती है सी लेवल पर। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है एट द सी लेवल एंड डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे। मतलब क्या है, जैसे हम ट्रोपोस्फियर से एक्सोस्फियर की तरफ जाएंगे तो हमारी जो गैसेस हैं या हमारी जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो डिक्रीज होती हुई जाती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कहाँ पर आता है? जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तब आपको वहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो हमें बहुत कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में भी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जब भी हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने साथ कैरी करना पड़ता है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड। जब भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर भी क्या करेगा? जब भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे या फिर इंक्रीज करेंगे एटमॉस्फेयर की लेयर्स में भी, तो टेम्परेचर जो है वो हमको कम देखने को मिलता है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन द अर्थ। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम एरियाज एक्सपीरियंस, कुछ एरियाज हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं हाई प्रेशर को, कुछ एरियाज जो है वो लो प्रेशर भी फील करते हैं। अब एयर का मूवमेंट कैसे देखने को मिलता है? एयर का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूविंग एयर इज कॉल्ड है विंड। जब एयर का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विंड कहते हैं। लो प्रेशर किस तरीके से बनता है, हाई प्रेशर किस तरीके से बनता है, वो जब हम एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बस ओवरव्यू दे देती हूँ इसकी जो 5 लेयर्स हैं उनके बारे में। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये हर एक लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे आप यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहली लेयर जो हमें देखने को मिलती है, सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर तक वही लेयर है जहाँ तक हमारे माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं। उतनी लेयर हमारी 7 माइल्स तक हमारी कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर होती है, जहाँ तक हम इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में हमारे एरोप्लेन्स जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं क्योंकि वहाँ पर डिस्टर्बेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। यही लेयर जो होती है स्ट्रेटोस्फियर, यहीं पर हमको ओजोन लेयर जो है वो मिलती है। इसके बाद आती है मीजोस्फियर, जहाँ पर कॉमेट जो होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं? बर्न होने लग जाते हैं। यहाँ पर एस्टेरॉइड जो है वो बर्न होने लग जाते हैं। इसके बाद मीजोस्फियर के बाद एक कर्मल लाइन बनती है। कर्मल लाइन जो है वो 100 किलोमीटर जब हो जाते हैं तब ये कर्मल लाइन बनती है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लेयर पड़ती है जो वो है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर लेयर वो होती है जहाँ पर हमारे सारे सैटेलाइट जो हैं लोअर ऑर्बिटल पर होती है। ये लोअर अर्थ ऑर्बिटल पर हमें देखने को मिलता है, ऑर्बिट पर देखने को मिलता है। यहाँ पर हमको स्पेस स्टेशन देखने को मिलेगा। यहीं पर हमारे मोस्ट ऑफ द जो सैटेलाइट्स हैं वो वहाँ पर वो चलती हैं। इसके बाद में यहाँ पर ही हमें कुछ अलग अलग से जो फिनोमिनन्स हैं वो भी इसी लेयर में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आती है एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर जो होती है वो एक लास्ट लेयर कहलाती है जो डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर को कैसे जोड़ती है? स्पेस से जोड़ती है। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम आगे एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे। उसी में हम लोग हाई प्रेशर को भी पढ़ेंगे, उसी में हम लोग लो प्रेशर को भी पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? टर्मिनोलॉजीज के बारे में। जैसे मैंने बताया था स्ट्रेट, इस्थमस, हम या इन सब
अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, आइलैंड्स के बारे में बात कर रहे थे, स्ट्रेट के बारे में बात कर रहे थे। अब हम इन सबको डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारी जो टर्म आती है वो कॉन्टिनेंट, वो हमने समझ लिया कि बड़ा सा लैंडमास जो होता है, जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, बड़ा सा लैंडमास, हम उसको क्या कहते हैं? वो 3 तरफ से भी घिरा हो सकता है, 2 चारों तरफ से भी घिरा हो सकता है और 2 तरफ से भी घिरा हो सकता है। तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा कॉन्टिनेंट कहलाता है। उसके कंपैरिजन में जब चारों तरफ वो पानी, कोई भी एक लैंड मास है वो एक चारों तरफ से पानी से घिरा होता है और वो बहुत छोटा होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? आइलैंड्स कहते हैं। आइलैंड्स जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स होते हैं, हर छोटे छोटे आइलैंड्स में बने हुए हैं वो, तो वो क्या कहलाएंगे? आइलैंड्स कहलाएंगे। अब इसके बाद जो सेकंड टर्मिनोलॉजी आती है वो है आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो का मतलब क्या है? आर्कीपेलागो का मतलब होता है, अभी जो मैंने आपको आइलैंड समझाए थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, छोटे छोटे लैंडमास जो है वो पानी से घिरे होते हैं, ऐसे ही हमको मल्टीपल आइलैंड्स देखने को मिल जाए, ग्रुप में देखने को मिल जाए आइलैंड्स, तो हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं आर्कीपेलागो। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे धेलक आर्कीपेलागो, अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। तो इसी तरीके से बहुत सारे हमें ग्रुप्स ऑफ आइलैंड देखने को मिलते हैं, उनको हम आर्कीपेलागो कहेंगे और ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम आते हैं अपनी थर्ड टर्मिनोलॉजी पे, वो है पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला का मतलब होता है ऐसा एक लैंडमास जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको पेनिनसुला कहते हैं। और वो कनेक्टेड होना चाहिए लैंडमास से। जैसे ये जो है, ये इतना जो पेनिनसुला है जो 3 साइड से घिरा हुआ है, कनेक्टेड किससे? ये कनेक्टेड है बड़े से लैंडमास से, कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक तरह का पेनिनसुला हो गया। और जब ये इतना एरिया यदि कॉन्टिनेंट से कट गया और यहाँ पर आ गया क्या? ओशन, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक तरह का आइलैंड बन जाएगा, ठीक है। तो पेनिनसुला का मतलब समझ में आ गया कि जो ऐसा रीजन 3 जगह से पानी से घिरा हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। तो पेनिनसुला की बात करें तो जैसे हमारा इंडिया पेनिनसुला है, जैसे ये जो है ये इंडिया को क्या कहा जाता है? इस रीजन को, इतने को कहा जाता है इंडिया पेनिनसुला। सेकंड आता है हमारे पास सिनाई पेनिनसुला। थर्ड एग्जाम्पल इज कामचाट का पेनिनसुला। तो ये हम जितने भी पेनिनसुलाज हैं हम उनके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर फोर्थ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, बे। बे क्या होता है? बे का मतलब होता है ऐसा एक लैंडमास जो इस तरीके की शेप बनाता है, लेकिन उसका जो माउथ है वो कैसा है? ब्रॉड है। माउथ कैसा है? माउथ उसका ब्रॉड होता है। बेसिकली ये सारे जो होते हैं वो कंट्रीज के आसपास होते हैं या फिर कॉन्टिनेंट्स के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। ये शायद क्या कंट्री के आसपास देखने को मिलेंगे या फिर कॉन्टिनेंट्स के पास भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसका जो माउथ होता है, माउथ कैसा होना चाहिए? माउथ इसका होना चाहिए ब्रॉड। क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं बे। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आती है वो है गल्फ। गल्फ किसे कहते हैं? गल्फ में बिल्कुल बे जैसा होता है, लेकिन इसका जो माउथ होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है या नैरो होता है, और यदि इसी का माउथ जो है वो बड़ा हो गया तो उसी को हम बे कहेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ पर बे और गल्फ का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट का मतलब ये होता है कि 2 लैंड मास को हम अलग कर रहे हैं और 2 वाटर बॉडी को क्या कर रहे हैं? हम जोड़ रहे हैं। 2 वाटर बॉडी को जोड़ना और 2 लैंड मास को अलग करना, हम उसे स्ट्रेट कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे एग्जाम्पल आ जाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब हम आते हैं इस्थमस पे। इस्थमस का क्या मतलब है? इस्थमस का मतलब है 2 वाटर बॉडी को अलग करना और लैंड मास को जोड़ना, हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे इस्थमस कहेंगे। अब इसके बाद जो लास्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है सी। इसका मतलब होता है ऐसी वाटर बॉडी जो कंट्रीज के आसपास लगी होती है, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको सीज कहते हैं। ओशंस क्या कहलाते हैं? होते हैं बहुत बड़ी वाटर बॉडी जो मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स के साथ लगी होती है, हम उसको ओशन कहते हैं। और बहुत एक ऐसी वाटर बॉडी जो एक कंट्री या 1 से 2 कंट्रीज के बीच में लगी हुई है, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको सी कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो सब समझ में आ गई होंगी। हमने यहाँ पर बायोस्फीयर के सारे कंपोनेंट्स को भी कवर कर लिया है और इनकी जो हम डिटेल स्टडी जो है वो आने वाली सीरीज में जैसे क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी में भी करेंगे। क्या मतलब होता है हम इनको वहीं पर समझेंगे। Thank you everyone, and please like, share and subscribe my channel Futura Learning, and if you have any doubt please comment below.